नेम इज मोनिका अग्रवाल और जैसा आपको पता है हम कर रहे हैं नीट क्रैश कोर्स 2021। तो इससे पहले हम लोगों ने EMI ऑलरेडी कर लिया है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एसी कुछ बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस सेक्शन में बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होती है और हमेशा आप सुनते रहेंगे। आपको भी शायद EMI और AC जब भी वर्ड आता है तो सकता है बस EMI और AC के तो क्वेश्चंस हमसे नहीं होने वाले। अब मुझे इतना तो पता है कि मेरे वीडियोस देखने के बाद आपका EMI का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा और आपने उसके क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं AC। आज के वीडियो के बाद जो AC का खौफ सबके दिल में है कि नहीं मिस AC के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ मैं AC के क्वेश्चंस की जो शॉर्टकट्स होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। कहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो भी चीज मैं आपको बताऊंगी। जहां मिस्टेक्स होती है वो मैं आपको जैसे हमेशा पहले ही बता देती हूँ, इस चैप्टर में भी मैं आपको पहले बता दूंगी ताकि हमारी वापस से वो गलती ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले हम लोग को डायरेक्ट करंट पता है। डायरेक्ट करंट क्या होती है? जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, जो यूनिट डायरेक्शन होती है। बेटा डायरेक्ट करंट का ये मतलब नहीं है कि हमेशा उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। जैसे मैंने फिलहाल ऐसे ही बताया कि खाली इसका डायरेक्शन ये है, मतलब वो कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, ऐसा नहीं करता। ये रंग बदलू गिरगिट नहीं है, जिस तरफ जाएगा उसी तरफ जाता है। ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, इसको शांति ही नहीं है। लेकिन डायरेक्ट करंट ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट करंट के बारे में बहुत सारी डिटेलिंग ऑलरेडी जान चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम डायरेक्ट करंट के बारे में कुछ नहीं पढ़ने वाले। हम जो भी डिटेल्स पढ़ने वाले हैं वो हम AC के बारे में ही करने वाले हैं। तो डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। इसको हम इस तरह से हमारे DC सोर्स को हम ड्रॉ भी करते हैं। ये बड़ी डंडी पॉजिटिव बताती है, छोटी डंडी नेगेटिव बताती है। ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है बेटा? जैसे मैंने आपको बताया वो बार बार डायरेक्शन चेंज करता है। अब जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो काफी टाइप के हो सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ड्रॉ किए हैं, इससे ज्यादा और भी एग्जाम्पल्स आप चाहो तो ले सकते हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल ऐसा भी हो गया, ये ट्रायंगुलर AC हो गया, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया, ये हमारा साइनोसॉइडल है दोनों। ये साइन का फंक्शन बता रहा है, ये कॉस का फंक्शन बता रहा है। अभी आपको साइन और कॉस के फंक्शंस तो पता ही है बेटा। साइन 0 0 होता है, साइन 91, साइन 180 0, 270 -1। कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, कॉस 180 -1 होता है, कॉस 270 0 होता है। तो ये कॉस के कर्व के हिसाब से फॉलो करता है और ये साइन के कर्व के हिसाब से फॉलो करता है। इसके लिए इसको हम साइनोसॉइडल्स, दोनों को साइनोसॉइडल कर्व बोलते हैं। दिस इज अ साइन फंक्शन एंड दिस इज अ कॉस फंक्शन। मतलब जो करंट और वोल्टेज है वो साइन और कॉस के हिसाब से चलते हैं, मतलब वो फंक्शंस फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने करंट का इक्वेशन लिखा है, किसी भी टाइम t पे करंट इन द सर्किट इज I0 साइन ओमेगा t। या आप वोल्टेज का भी लिख सकते हो, V इज V0 साइन ओमेगा टी। बहुत डिटेलिंग में अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, टेंशन मत लेना। और यहाँ पे आप लिख सकते हो V इज V0 कॉस ओमेगा टी एंड करंट I इज I0 कॉस ओमेगा टी। तो ये यहाँ पे साइन का फंक्शन फॉलो कर रहा है, यहाँ ये कॉस का फंक्शन फॉलो कर रहा है। यहाँ ये रेक्टेंगुलर शेप बनाते हुए दिख रहा है और यहाँ ये ट्रायंगुलर शेप बनाते हुए हमको दिख रहा है। इतना क्लियर है? ओके, अभी यही जो साइन का मैंने यहाँ ग्राफ ड्रॉ किया AC का, वही मैंने वापस यहाँ ड्रॉ किया है ये बताने के लिए बेटा कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा? पहले हमारा जो करंट है या वोल्टेज है 0 है, धीरे 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 इसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है, इसकी वैल्यू हो गई मैक्सिमम। फिर उसके बाद वापस धीरे 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 इसकी वैल्यू कम होते जा रही है, फिर हो गई 0। अब इसने अपना डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, नेगेटिव डायरेक्शन में वापस इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है और मैक्सिमम हो गई और फाइनली वापस इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो ये जो ऊपर वाला है ये पॉजिटिव साइकिल है और ये नीचे वाला है ये नेगेटिव साइकिल है। तो अगर हम पूरे एक साइकिल की बात करें, सो इन कंप्लीट वन साइकिल करंट इज 0। टोटल करंट आप बोल सकते हो, जो एवरेज करंट हम बोल सकते हैं, एंड द टोटल वोल्टेज इज ऑल्सो 0 इन दिस केस। ठीक है,
उसके बाद इसका हमने इक्वेशन लिखा है आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा आपको पता है दिस इज 2 पाई बाई कैपिटल टी। कैपिटल टी मतलब एक साइकिल करने के लिए जो टाइम लगता है उसको यहाँ तक हम, ये 0 है बेटा, ये t/4, ये t/2, ये 3t/4 एंड ये t। तो 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू इस समय जो टाइम हो रहा है दैट इज टी। मतलब कभी भी आपको पूछा ऑल्टरनेटिंग के केस में इस टाइम पे क्या करंट फ्लो हो रही है तो आप ये वाला इक्वेशन यूज करोगे। अगर आपको पूछा पीक वैल्यू दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब वो लोग आई नॉट या वी नॉट की बात कर रहे हैं, समझ में आया। इंस्टेंटेनियस वर्ड या इस समय पे, यानी इंग्लिश में वो लोग बोलेंगे व्हाट इज द करंट एट दिस इंस्टेंट, तो आपको मतलब इंस्टेंटेनियस करंट या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बोलेंगे। तो आप ये वाले इक्वेशन या वोल्टेज का इक्वेशन आप यूज करोगे। हमेशा समझ के चलना, पूरी चीज, हर एक चीज जो मैं बोलती हूँ इंपॉर्टेंट होती है। इंस्टेंटेनियस वर्ड अगर यूज किया तो मतलब वो लोग इस इक्वेशंस के यूज करके हम वैल्यूज निकालेंगे। अगर पीक वैल्यू पूछा मींस दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो ये जो आई नॉट ई नॉट है, सॉरी वी नॉट है, आई नॉट और वी नॉट, जिसको हम पीक वैल्यू या तो हम मैक्सिमम वैल्यू ऐसा बोलते हैं। तो फिलहाल आपको दो वैल्यू समझ पाई, पीक वैल्यू और इंस्टेंटेनियस, बिकॉज इसके आगे और भी हम एवरेज वैल्यू की बात करेंगे, हम आरएमएस की बात करेंगे, हम आई स्क्वायर की बात करेंगे, तो वो भी अभी हम समझने वाले हैं। फिलहाल हमने दो चीज सीखी, एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एक पीक वैल्यू या तो फिर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, चलिए इतना सा पहले लिख लीजिए। जो एसी करंट की बात कर रहे हैं ये प्रोड्यूस कैसे होती है, तो इसलिए हम बात करने वाले हैं एसी जनरेटर की। बेटा यहाँ पे आपको ये जो ग्रीन लाइंस दिख रही है दिस इज नथिंग बट दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ है, यहाँ पे एक कॉइल है जिसका एरिया ए है और इसमें n टर्न्स हमने रखे हैं और हम इस कॉइल को नॉर्मली ऐसे ऐसे रोटेट करें, ऐसे या आप ऐसे समझिए, ऐसे ऐसे हम इसको घुमा रहे हैं। तो इनिशियली बी और ए के बीच में जो एंगल है वो 0 है, लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड भी इस लाइन में बेटा, और ये जो कॉइल है ये वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो बी और ए के बीच में एंगल 0 है। जैसे जैसे ये कॉइल हमारी ऐसे रोटेट होते जाएगी, ये जो एंगल है बी और ए के बीच में, बी इधर है और ए, ये एंगल चेंज होते जाएगा। तो अगर बेटा तेरा एंगल चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है फ्लक्स चेंज हो रहा है। और अभी जस्ट हमने इसके पहले ईएमआई में पढ़ा है व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो बिल्कुल वही चीज हम यहाँ करेंगे, इसी की मदद से ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होती है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा आप लिखते थे, बट बेटा एन टर्न्स होंगे तो एन से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये हो जाएगा बी एन ए कॉस थीटा। अब थीटा को हम ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग दिस कॉइल। ठीक है बेटा, तो अभी अपन ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई आपको पता ही है, बहुत डिटेलिंग में मैंने आपको बताया है। E is माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये हम EMI में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने मेरा EMI का वीडियो नहीं देखा बेटा तो वो भी जरूर देख लेना, आपके EMI के जो भी डाउट्स होंगे वो पूरी तरह से वहां क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट किया, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ये तो आपको आता ही होगा, BNA कांस्टेंट है, cos ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, और ऑलरेडी माइनस था तो प्लस हो गया और चेन रूल के हिसाब से ओमेगा आ गया। तो इसको मैंने E0 नाम दे दिया बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, तब हमारा जो EMF होगा दैट विल बी BNA ओमेगा, तो दैट इज द पीक वैल्यू और द मैक्सिमम वैल्यू जिसको अपन ने लिखा BNA ओमेगा। तो इस तरह से अपन ऑल्टरनेटिंग EMF प्रोड्यूस करते हैं और ऑल्टरनेटिंग EMF फिर ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर हो गया किस तरह से हम AC प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन इंडिया हम जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं एसी की दैट इज 50 हर्ट्ज एंड द पीक वैल्यू इज 220√2। यूएस में वो लोग फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज यूज करते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं, खाली मैंने आपको ऐसे नॉलेज के लिए बता दिया। नेक्स्ट इज एवरेज करंट। तो बेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने करंट वाई एक्सिस पे लिया और टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया है। अब इस केस में जो करंट होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, तो अगर हमको एवरेज निकालना है, मतलब T1 से लेके T2 तक एवरेज करंट कितनी फ्लो हुई, तो हमने क्या लिखा, आई एवरेज इज चार्ज अपॉन T2 माइनस T1। करंट का यही फॉर्मूला है ना, चार्ज अपॉन टाइम। अब चार्ज कैसे निकालोगे, कुछ नहीं बेटा, ये T1 से लेके T2 तक आपको एरिया निकाल लेना है। तो Q इज नथिंग बट इट इज द एरिया ऑफ आई dt कर्व
एंड एरिया को हमने लिखा आई इंटू डी टी इंटीग्रेशन। अब ये आपको आता होगा क्योंकि लिए आपको पता है ना एरिया निकालते कैसे हैं, सिंस इट इज वेरिंग। तो अपन छोटा सा सेक्शन लेते हैं आई करंट, उसमें मान लेते हैं फॉर डी टी टाइम और उसको फिर हम इंटीग्रेट करते हैं। तो चार्ज की जगह हमने लिख दिया बेटा आई डी टी और कहां से कहां आपको इंटीग्रेट करना है, मतलब कहां से कहां आपको एरिया निकालना है, T1 से लेके T2 तक, तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद T2 माइनस T1 की जगह भी हमने लिख दिया dt T1 से लेके T2। आप ये लिखो एक ही चीज है। ये जो एवरेज निकालने का फॉर्मूला है ये आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जगह यूज होता है। दिस इज अ यूनिवर्सल मेथड ऑफ फाइंडिंग एवरेज। समझ में आया? कभी भी कोई भी चीज वेरिंग होती है तो उसका एवरेज इसी तरह से निकाला जाता है। दिस फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट। समझा अपन ने क्या किया? आई टी का हमने ग्राफ ड्रॉ किया और हमको क्या पूछा था? आई एवरेज। सो आई एवरेज इज नथिंग, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। अब हम चार्ज कैसे निकाले? कांस्टेंट चार्ज तो फ्लो नहीं हो रहा, तो आपको सिंपली इसका एरिया ले लेना है। एरिया इज नथिंग बट आई डी टी। तो आई डी टी लिखा है चार्ज की जगह T1 से लेके T2 तक और नीचे टोटल टाइम लिख दिया। तो टोटल टाइम को T2 माइनस T1 की जगह हमने इस तरह से लिखा, इंटीग्रल dt T1 से लेके T2। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर आई एवरेज। अभी याद रहेगा जब भी आप एवरेज बोला जाएगा ये ही फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने एक और फॉर्मूला लिखा है, आई एवरेज इज एरिया अंडर आई टी कर्व बाई डेल्टा टी। जैसे चार्ज अपॉन टाइम है तो चार्ज की जगह हमने लिख दिया एरिया, उसी एरिया की जगह हमने आई डी टी लिखा था तो मैंने इसको लिख दिया एरिया अंडर आई टी का अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी इज नथिंग बट T2 माइनस T1। या तो आप इंटीग्रल dt T1 से लेके T2 भी लिख सकते हो। तो ये दोनों एक ही चीज है लेकिन बोलने का तरीका, बताने का तरीका खाली अलग अलग हो गया है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, बार बार मैं स्ट्रेस दे रही हूँ, मीन्स दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके ठीक है, चलिए ये पूरा कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात देखते हैं एसी की। अभी जैसे मैंने आपको एक ग्राफ बताया था बेटा साइनोसॉइडल में, कुछ इस तरह से। तो अगर मैं एवरेज निकालने जाऊं ना तो ये मुझे पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलेगा। तो एवरेज इन वन साइकिल ऑफ एसी हमको 0 आता था। तो इसकी वजह से यहाँ पे हम कुछ और वैल्यूज भी डिफाइन करते हैं। उसमें पहली है मीन स्क्वायर वैल्यू, दूसरी है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। पहले क्या करना है, जो भी आपको वैल्यू पूछा है वोल्टेज या करंट का, उसका स्क्वायर कर दो और उसके बाद उसका मीन ले लो। पहले स्क्वायर करो फिर मीन ले लो। कितना इजी है। और इसका सिंबल है वी स्क्वायर बार या आई स्क्वायर बार, ये इसका सिंबल है। तो पहले मैंने स्क्वायर किया तो वी, अगर वोल्टेज की बात की है, वोल्टेज का मीन स्क्वायर पूछा है तो हमने उसको स्क्वायर कर दिया। और मैंने जस्ट आपको एवरेज निकालने का तरीका बताया था, इंटीग्रल T1 से T2 ये dt और नीचे भी dt T1 से T2। बस इतना इजी है। उसी तरह से अगर करंट का पूछा तो पहले स्क्वायर किया आई स्क्वायर और फिर आपको एवरेज लेना है। तो dt इंटीग्रल T1 से T2 और नीचे भी dt इंटीग्रल T1 से T2। समझ में आया कितना इजी ना? खाली स्क्वायर किया और फिर हमने एवरेज लिया। और अभी जस्ट हमने एवरेज लेने का फॉर्मूला याद किया है तो अभी तो इतना इजी हो गया। ये जो नीचे वाली वैल्यू है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये भी बहुत इजी है। पहले स्क्वायर करो फिर मीन लो, मतलब एवरेज लो और उसके बाद रूट कर दो। मतलब बेसिकली ये जो अपन ने निकाला है ना वी स्क्वायर बार और आई स्क्वायर बार, इसी का आप रूट ले लोगे तो आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वी स्क्वायर बार का रूट। देखो मैंने वही किया, देखो पहले आप ऐसे समझो, पहले स्क्वायर किया तो वी स्क्वायर, उसके बाद ये हमने एवरेज का मेथड लगाया बेटा और फिर रूट ले लिया। इसी तरह से करंट में भी पहले हमने करंट का स्क्वायर किया। देखो उल्टा जाना है, स्क्वायर मीन रूट। तो पहले स्क्वायर लिया स्क्वायर, उसके बाद क्या किया बेटा, ये जो टर्म था इसका हमने एवरेज निकाला और फिर हमने रूट ले लिया। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आई स्क्वायर बार। मतलब ये क्या है, ये हमारी मीन स्क्वायर वैल्यू है और उसका हमने रूट ले लिया तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो गई। और ये VRMS और IRMS से यूज की जाती है। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। VRMS IRMS क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। फिलहाल सुन लो, फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर क्या होता है। फॉर्म फैक्टर इज नथिंग बट इट इज द RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू को हम
फॉर्म फैक्टर बोलते हैं, और पीक फैक्टर इज पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। हम लोगों ने यहाँ पे बेटा टोटल 5 चीजें सीखी हैं। पहला है इंस्टेंटेनियस करंट, किसी भी टाइम टी पे क्या करंट क्या वोल्टेज है उसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद हमने पीक वैल्यू देखी है, पीक वैल्यू इज आई नॉट एंड वी नॉट। उसके बाद हमने एवरेज निकालना सीखा है, इसके पहले जो मैंने आपको बताया था आई एवरेज वी एवरेज। उसके बाद हमने मीन स्क्वायर वैल्यू निकाली जो यहाँ पे मैंने अभी जस्ट आपको बताया, और 5वीं है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये 5 चीजें हम एसी में सीखते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे है फॉर्म फैक्टर क्या है, आरएमएस अपॉन एवरेज का रेशियो, और पीक फैक्टर क्या है, पीक अपॉन आरएमएस का रेशियो, ये आप याद रखें। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वीआरएमएस आईआरएमएस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है ये समझते हैं। तो बेटा देखना, यहाँ पे हमने दोनों में आर रेजिस्टेंस लगाए, दोनों रेजिस्टेंस सेम है। टी टाइम के लिए दोनों से करंट फ्लो करानी है। अगर यहाँ पे 10 सेकेंड तो यहाँ भी 10 सेकेंड के लिए करंट फ्लो करानी है। यहाँ पे मैंने डीसी का सोर्स लगाया, यहाँ एसी का सोर्स लगाया। आपको पता है डीसी में करंट कांस्टेंट होती है और एसी में करंट ऑल्टरनेटिंग होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ जो करंट है वो कुछ इस तरह से ऑल्टरनेटिंग है। मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, चलो कि ये हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है। अब आपको क्या बोला है बेटा, इसी रेजिस्टेंस से मतलब सेम रेजिस्टेंस से सेम टाइम में अगर जितनी हीट यहाँ जनरेट हो रही है या यहाँ डिसिपेट हो रही है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उतनी ही हीट मुझे यहाँ भी डिसिपेट करनी है। जैसे यहाँ क्यू हीट टी टाइम में डिसिपेट हो रही है, उतनी ही क्यू हीट यहाँ भी डिसिपेट होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ से कितनी करंट फ्लो करानी पड़ेगी। क्वेश्चन समझा आपको? ये डीसी है, एसी है, रेजिस्टेंस सेम, टाइम सेम। जितनी हीट टी टाइम में यहाँ डिसिपेट होती है उतनी ही हीट यहाँ भी डिसिपेट होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ से कितनी कांस्टेंट करंट फ्लो करानी पड़ेगी। तो वो जो कांस्टेंट करंट की वैल्यू आती है वो IRMS के बराबर आती है। तो इसकी वजह से IRMS एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है और VRMS भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे घर में जो बिल आता है उसमें जो वैल्यूज लिखी होती है 220, जैसे हमारे घरों में जो वोल्टेज चलता है दैट इज 220 वोल्ट, सो दैट इज द VRMS वैल्यू, दैट इज नॉट द पीक वैल्यू, वो VRMS वैल्यू है। समझ में आ रहा है? तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपने कुछ भी वोल्टेज देखा 220, 240, 250 और वो लोग ने कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो आप बाय डिफॉल्ट VRMS और IRMS मान के ही चलेंगे। वापस सुन लो, किसी भी क्वेश्चन में अगर वो लोग ने मेंशन नहीं किया है कि ये कौन सी वैल्यू है, सो बाय डिफॉल्ट वी विल कंसिडर इट इज द RMS वैल्यू। दिस इज इंपॉर्टेंट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं कौन सी वैल्यू लोग ने मेंशन ही नहीं किया, तो इसके मैं आपको बता रही, वो लोग मेंशन नहीं करेंगे कोई बात नहीं, आपको बाय डिफॉल्ट मान लेना है वो RMS वैल्यूज ही होंगी। अगर पीक वैल्यू होती है तो वो स्पेसिफाई करते हैं, और इंस्टेंटेनियस इक्वेशन होती है तो आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो बाय डिफॉल्ट वी विल कंसिडर इट इज RMS वैल्यूज। क्लियर हो गया आपको? अब ये दोनों समझ में आ गया। मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर देन मीन, यहाँ पे पहले स्क्वायर फिर मीन और फिर रूट, दैट इज VRMS एंड IRMS। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज ऐसा लगता है क्या इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नो दिस फॉर्मूलाज आर ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। तो आपको अगर कुछ क्वेश्चन आए तो आपको अटेम्प्ट करने आना चाहिए। एंड आई होप ये दोनों चीज आपके साथ में क्लियर हो गई हो। ठीक है, चलो जल्दी से कॉपी करिए। मूविंग अहेड, अब यहाँ मैंने कुछ फंक्शंस जो हैं जैसे साइन वेव, कॉस वेव्स, सॉ टूथ, रेक्टेंगुलर, इनकी RMS वैल्यू, इनकी मीन स्क्वायर वैल्यू, इनकी एवरेज वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। तो आपको ये वैल्यूज याद करनी है, कुछ इतना टफ नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। पहले देखो बेटा, साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन दोनों की जो RMS वैल्यू है दैट इज I0/√2 दोनों के लिए। स्क्वायर वैल्यूज जो होती है ना वो RMS वैल्यू को हमेशा स्क्वायर कर दो आप, तो आपको मीन स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे मैंने इसे जस्ट आपको पहले बताया था, मीन स्क्वायर का अगर हम रूट ले लेते हैं तो वो रूट मीन स्क्वायर हो जाता है। तो उसी तरह से अगर हम RMS वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं तो वो मीन स्क्वायर बन जाता है। जैसे I0/√2 का स्क्वायर I0² 2, सिमिलरली यहाँ पे भी I0² 2। इसकी एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल इज 2I0/π, और कॉस फंक्शन की हाफ साइकिल में 0 और फुल साइकिल में तो 0 होगी। उसके बाद ये है हाफ रेक्टिफायर, ये फुल रेक्टिफायर।
हाफ रेक्टिफायर की आरएमएस वैल्यू आई नॉट बाई 2 है, इसके लिए मीन स्क्वायर वैल्यू आई नॉट स्क्वायर बाई 4 हो गई। इसकी एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल एंड फुल साइकिल इज आई नॉट बाई पाई। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फुल वेव रेक्टिफायर में आरएमएस वैल्यू आई नॉट बाई रूट 2, स्क्वायर करेंगे आई नॉट स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसकी हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू है 2 आई नॉट बाई पाई और फुल साइकिल में भी 2 आई नॉट बाई पाई। सॉ टूथ ये कुछ इस तरह से एसी होता है। इसका जो आरएमएस वैल्यू है दैट इज आई नॉट बाई रूट 3, मीन स्क्वायर वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा बेटा। इसकी एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल इज आई नॉट बाई 2 एंड इन फुल साइकिल इज 0। रेक्टेंगल शेप में अगर होगा हमारा एसी तो आरएमएस वैल्यू आई नॉट, मीन स्क्वायर वैल्यू इसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा आई नॉट स्क्वायर। इसकी एवरेज वैल्यू आई नॉट है और फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 है। तो आप देख सकते हो ये जो रेक्टेंगुलर है इसकी जो आरएमएस वैल्यू है और जो एवरेज वैल्यू है वो दोनों पीक वैल्यू के बराबर आ रही है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी दो ये है साइन फंक्शंस, कॉस फंक्शंस, ये आप नहीं भूलेंगे। इसमें आरएमएस इज आई नॉट बाय रूट 2, इसमें भी आई नॉट बाय रूट 2, आई नॉट स्क्वायर बाय 2, आई नॉट स्क्वायर बाय 2 मीन स्क्वायर। एवरेज है हाफ के लिए 2 आई नॉट बाय पाई और फुल में दोनों के लिए 0। इसमें कॉस के हाफ के लिए भी 0 है। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ शॉर्टकट्स आप एमसीक्यूज में यूज कर सकते हो, ये मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप यूज करोगे। साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू इन फुल साइकिल 0 से t में एक फुल साइकिल में 0 होगी। अगर हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी 2 बाई पाई और कॉस ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी 0। साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज की वैल्यू हाफ आती है। 0 से t बाई 2 ले या 0 से t ले, ठीक है। तो इसमें से ये जो वैल्यूज मैंने आपके लिख ली है ये आप वैल्यूज याद रख लीजिए ताकि आप जब सम्स करेंगे तो हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हैं, हमको वहां निकालने की प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें से मैं बोलती हूँ ये ऊपर वाले दोनों याद कर लो और ये नीचे वाले दोनों याद कर लो। ये बीच वाले दो आप याद नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन ये ऊपर वाले दोनों तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए टेबल। ओके बेटा, अभी कुछ बेसिक चीजों के बारे में और डिस्कस करते हैं। नाउ इज फेज डिफरेंस। जैसे समझो ये हमारा वोल्टेज का इक्वेशन दिया है और ये हमारा करंट का इक्वेशन दिया है। तो वोल्टेज का इक्वेशन V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1, तो ये पूरा इसका फेज हो गया। किसका? वोल्टेज का। उसी तरह से करंट का फेज हमको दिया है ओमेगा टी प्लस फाई 2। तो अगर हम लोग दोनों के फेज को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? फेज डिफरेंस। तो पहला है विद रिस्पेक्ट टू करंट। तो करंट के रिस्पेक्ट में अगर अपन देखेंगे तो अपन लिखेंगे फाई 1 माइनस फाई 2, और अगर आप वोल्टेज के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो आप लिखोगे फाई 2 माइनस फाई 1, ठीक है। तो ये दोनों फेज डिफरेंस के फॉर्मूला हो गए। उसके बाद टाइम डिफरेंस, ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके होंगे वेव ऑप्टिक्स में। टाइम डिफरेंस इज t बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, या फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई t इंटू टाइम डिफरेंस। ओके, उसके बाद पावर इन एसी सर्किट। पावर का आपको जनरल डीसी में फॉर्मूला पता है, वोल्टेज इनटू करंट। तो यहाँ पे भी वैसा ही है। इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो ये हमारा वोल्टेज का इक्वेशन है और ये हमारा करंट का इक्वेशन है। दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है इस बार आप देखोगे तो वो है फाई, बिकॉज इसका फेज है ओमेगा टी और इसका फेज है ओमेगा टी प्लस फाई। तो फेज डिफरेंस इज फाई। तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला नॉर्मल मल्टीप्लाई किया V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। बट हालांकि इंस्टेंटेनियस पावर यूजुअली आपसे नहीं पूछा जाता, आपसे एवरेज पावर पूछा जाता है मोर ओवर। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला है VRMS IRMS cos phi, where this cos phi is called as power factor, where this phi is nothing but it is the phase difference। जैसे आपने देखा ना बेटा, यहाँ पे साइन ओमेगा टी है और यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। तो फाई क्या है? दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। तो अगर आप एवरेज पावर निकालोगे उसका फॉर्मूला है VRMS IRMS cos phi, और इस cos phi को हम पावर फैक्टर बोलते हैं, एंड phi इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। अब आपको पता है VRMS की वैल्यू बेटा V नॉट बाई रूट 2 होती है। इसके पहले मैंने आपको बताया है बेटा, दिस इज फॉर अ नॉर्मल AC की हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
और IRMS की वैल्यू है I नॉट बाय रूट 2, मतलब जो साइनसॉइडल है ना बेटा, देखो अब साइन की इक्वेशंस है ना बेटा, तो इसलिए इसके पहले मैंने आपको बताया वो दोनों वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैंने आपको बोला था बेटा साइन और कोसाइन फंक्शंस के लिए VRMS और IRMS, तो वही ये वैल्यू पुट की है। VRMS की वैल्यू V नॉट बाय रूट 2 और IRMS की वैल्यू I नॉट बाय रूट 2 और cos फाई एज इट इज आ गया, तो ये हो जाएगा V नॉट I नॉट cos फाई बाय 2। नेक्स्ट इज अपैरेंट और वर्चुअल पावर। अपैरेंट पावर का फॉर्मूला है VRMS IRMS, या तो फिर आप लिख सकते हो VRMS की जगह V नॉट बाय रूट 2, IRMS की जगह I नॉट बाय रूट 2, दैट इज V नॉट I नॉट बाय 2। बेटा ये जो एवरेज पावर है ना, सच बोलो तो इसका एक और नाम है, दैट इज ट्रू पावर। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, एवरेज पावर इज ट्रू पावर अपॉन पावर फैक्टर, दैट इज cos फाई। तो अगर ऑब्वियसली बात है बेटा, ये जो एवरेज पावर या ट्रू पावर हमको आया है, इसकी वैल्यू है VRMS IRMS cos फाई। अगर इसी को हम cos फाई से डिवाइड कर दे तो cos फाई तो कट जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा VRMS IRMS। ठीक है, तो ये जो भी बेसिक मैं आपको बता रही हूँ, अभी हम काफी देर से बेसिक के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके बाद कि अगर हम एक AC को रेजिस्टर से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, AC को इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, AC को कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। उसके बाद तीनों को सीरीज में देखेंगे, फिर LR RC बहुत सारे सर्किट हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक हम कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तभी ही आपको आगे की सारी चीजें समझेंगी। तो इसमें फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, पावर, ये सब इंपॉर्टेंट है जिसका हम आगे जाके यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करिए जल्दी से ये पूरा अभी आप कॉपी कर लीजिए। ओके, नाउ मूविंग अहेड, जैसे मैंने आपको बताया हम 3 सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला, हमने रेजिस्टर को AC से लगाया, दूसरा हमने इंडक्टर को AC से लगाया, और तीसरा हमने कैपेसिटर को AC में लगाया। तो क्या क्या होगा, तो बेटा पहला, यहाँ पे जो वोल्टेज है उसका इक्वेशन आपको आ रहा है V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे वोल्टेज का वही इक्वेशन लिखा है, मैंने यहाँ भी यही लिखा है, लेकिन करंट का जो इक्वेशन है उसमें आप देखोगे थोड़ा थोड़ा फर्क है। यहाँ करंट का इक्वेशन है I नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और यहाँ है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अगर आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ हमको दिख रहा है दोनों का जो फेज है वो सेम है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 0 है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, इसका फेज ओमेगा टी है और इसका ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, मतलब ये वोल्टेज से पीछे है। कितना पीछे है, कितना फेज का डिफरेंस है, पाई बाई 2, तो वही लिखा फेज डिफरेंस इज पाई बाई 2 और वोल्टेज इसमें आगे है, या आप बोल सकते हो करंट इसमें पाई बाई 2 पीछे है। उसके बाद जो थर्ड हमने लिखा है कैपेसिटर, मैंने इसको इसके लिए लिखा है ना इस तरह से ताकि आप कंपेयर कर सको हर एक को। ठीक है, तो कैपेसिटर सर्किट में क्या है बेटा, करंट का इक्वेशन I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, मतलब हमारा जो करंट है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 आगे है, तो वही लिखा फेज डिफरेंस इज पाई बाई 2 एंड हियर करंट्स लीड। आप चाहो तो टाइम डिफरेंस भी निकाल सकते हो फॉर्मूला से, तो यहाँ टाइम डिफरेंस 0 आ रहा है, यहाँ T/4 आ रहा है और यहाँ भी T/4 आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटा, यहाँ पे करंट को अपोज कौन करता है, रेजिस्टेंस, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, रेजिस्टेंस R इज वोल्टेज अपॉन करंट, तो आप ऐसा लिख सकते हो V नॉट बाय I नॉट, या तो फिर आप लिख सकते हो VRMS अपॉन IRMS, या तो आप लिख सकते हो V बाय I। ये मैंने पीक वैल्यू के टर्म्स में लिखा है, ये मैंने RMS वैल्यू के टर्म्स में लिखा है, और ये मैंने इंस्टेंटेनियस वैल्यू के टर्म्स में लिखा है। तो जो भी आप लिखना चाहो, अगर ऊपर पीक वैल्यू तो नीचे भी पीक वैल्यू, ऊपर RMS वैल्यू तो नीचे भी RMS वैल्यू, ऊपर इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो नीचे भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसी तरह से आप किसी यानी कि सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। या V नॉट पूछोगे तो I नॉट R हो जाएगा, VRMS पूछोगे तो IRMS इंटू R हो जाएगा, V पूछोगे तो I इंटू R हो जाएगा, और VI क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इस सर्किट में जो करंट को अपोज करने का काम करता है उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो बेसिकली इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टिव सर्किट।
और इसका सिंबल है एक्स, सफिक्स में छोटा सा एल, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल। यार जगह कम कर रही थी, काम करती रुक जाओ, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिख देते एक्स एल इज ओमेगा एल दैट इज 2 पाई एफ एल। ठीक है बेटा, जैसे हमने एक्सेल के यहाँ फॉर्मूलाज लिखे ना बेटा, उसी तरह से यहाँ भी एक्सेल के फॉर्मूलाज, रेजिस्टेंस के फॉर्मूलाज आ सकते हैं। वी नॉट बाय आई नॉट, वी आर एम एस बाई आर एम एस या V बाई आई, ये फॉर्मूला यहाँ भी एप्लीकेबल है बिकॉज ये एक्सेल कुछ नहीं बट ये रेजिस्टेंस है इंडक्टिव सर्किट का, खाली इसका नाम अलग है। तो कभी भी इंडक्टिव सर्किट का रेजिस्टेंस दिमाग में है तो हमेशा XL दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद कैपेसिटिव सर्किट का जो रिएक्टेंस है, मतलब जो अपोजिशन है, जो रेजिस्टेंस है, दैट इज XC, सफिक्स में C, इट इज 1 बाय ओमेगा सी, या तो फिर इधर भी जगह मैंने थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ, XC इज 1 बाय ओमेगा सी इज 1 बाय 2 पाई FC। और जैसे यहाँ तीनों हमने लिखे हैं XC, वहां वो भी लिख सकते हो VRMS बाय IRMS, V नॉट बाय I नॉट, या तो V बाय I। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पावर फैक्टर। फाई कितना है बेटा तेरा? फेज डिफरेंस 0 है। यहाँ जो फाई है वो फेज डिफरेंस वाला ही होता है, तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ हमारा cos 0 यानी cos 5 की वैल्यू 90 है, तो cos 90 हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ भी जो फेज डिफरेंस है वो 90 है, तो cos 90 यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ एवरेज पावर की बात करूं तो एवरेज पावर का फॉर्मूला है VRMS IRMS cos 5, तो cos 5 तो 1 हो गया, तो फॉर्मूला आ गया VRMS IRMS दैट इज V नॉट I नॉट बाई 2। अगर हम वही चीज यहाँ बात करेंगे इंडक्टिव सर्किट में, तो इंडक्टिव सर्किट में cos 5 की वैल्यू 0 है, मतलब एवरेज पावर ही हमारा 0 हो गया। एंड सेम इन द कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट में cos 5 की वैल्यू 0 है, तो वापस P एवरेज हमारा 0 हो गया। इसका मतलब इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट कुछ भी पावर डिसिपेट नहीं करते, लेकिन अगर हम रेजिस्टिव सर्किट की बात करेंगे तो ये मैक्सिमम पावर डिसिपेट करता है, बिकॉज आप देख सकते हो cos 5 की वैल्यू 1 है एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर cos। ओके, तो रेजिस्टेंस सर्किट सबसे ज्यादा पावर डिसिपेट करता है। हालांकि ये दोनों बहुत अच्छे हैं, ये दोनों पावर डिसिपेट नहीं करते, इन दोनों का जो पावर डिसिपेशन है वो 0 आ रहा है। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे दोनों साथ साथ में थे, ना कोई आगे ना कोई पीछे। जहां वोल्टेज जाएगा करंट उसके पीछे पीछे जाएगा, तो वोल्टेज अगर हम एक्स एक्सिस में ड्रॉ कर रहे हैं तो करंट भी एक्स एक्सिस में ही रहेगा, ना कोई आगे ना कोई पीछे। या सच बोलूं तो करंट को हमेशा आप एक्स एक्सिस में ही रखना, हमेशा करंट को एक्स एक्सिस में रखना। अब यहाँ करंट और वोल्टेज साथ साथ में थे, तो करंट एक्स एक्सिस में तो वोल्टेज भी एक्स एक्सिस में। यहाँ पे अगर इंडक्टिव सर्किट की हम बात करें तो आप देख सकते हो इंडक्टिव सर्किट में हमारा करंट पाई बाय 2 पीछे है, तो अगर मैंने करंट को एक्स एक्सिस में रखा है तो ऑब्वियसली वोल्टेज जो है वो इससे आगे है। कितना आगे है? पाई बाय 2, तो इसका पॉजिटिव वाई एक्सिस में वोल्टेज है और करंट तो अपना एक्स एक्सिस पे ही है। नाउ टॉकिंग अबाउट कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे है और वोल्टेज पीछे है। करंट कितना आगे है? 90 डिग्री, तो करंट मैंने आपको बताया हमेशा एक्स एक्सिस पे रखना है, तो करंट को मैंने एक्स एक्सिस पे रखा है और जो वोल्टेज है वो करंट से पाई बाय 2 नीचे है या पीछे है, ऐसा बोलना चाहिए। तो इसकी वजह से वोल्टेज हमको नेगेटिव वाई में आ रहा है एंड यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। दीज आर द फेजर डायग्राम्स। कितने इजी है, क्या बड़ा तोप है इसमें बेटा। ये जो हमने ड्रॉ किए हैं इन्हीं को फेजर डायग्राम बोलते हैं। ये जो भी चीज मैंने यहाँ पे लिखी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी हर एक चीज कॉपी करेंगे। यहाँ ये जगह की कम की वजह से मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो आप ये चीज वहां भी कॉपी कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे सबसे ज्यादा 2 चीज इंपॉर्टेंट थी बेटा, कि जो रेजिस्टेंस का काम इंडक्टिव सर्किट में होता है दैट इज डन बाय XL, और रेजिस्टेंस का काम कैपेसिटिव सर्किट में करता है XC। ठीक है, इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका फॉर्मूला ओमेगा एल दैट इज ओमेगा इज 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ एल, और XC का फॉर्मूला 1 बाई ओमेगा सी। बेटा यहाँ पे एक और चीज बता दूं क्या, सुन लो एक और चीज। यहां से आप देखोगे XL और F का रिलेशन कैसा आ रहा है बेटा। XL और F का रिलेशन
इट इज अ डायरेक्ट रिलेशन। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जो हमारा XL है वो भी बढ़ेगा। सो इट्स अ लीनियर रिलेशन। मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो इंडक्टिव सर्किट का रिएक्टेंस बढ़ते जाएगा। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो अपोजिशन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। व्हाइल टॉकिंग अबाउट XC सर्किट, यानी मैं बोलना चाहती हूँ कैपेसिटिव सर्किट, अगर मैं यहाँ XC ले रही हूँ और यहाँ F ले रही हूँ, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो XC की वैल्यू कम होते जाएगी। समझ में आया? बिकॉज इन दोनों का रिलेशन कैसा है बेटा? इनवर्स रिलेशन है। तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है तो XC की वैल्यू कम होते जाएगी, और अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 0 है तो XC की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। इसी की वजह से कांस्टेंट करंट जो होती है, डायरेक्ट करंट जो होती है, वो कैपेसिटिव सर्किट से फ्लो नहीं हो सकती, बिकॉज कैपेसिटिव सर्किट उसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, समझ में आया? डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है क्या? कभी इधर कभी उधर कभी इधर, वो करता है नहीं ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो XC की वैल्यू इनफाइनाइट है। इसी रीजन की वजह से डायरेक्ट करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू कैपेसिटर, और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना ज्यादा XC की वैल्यू कम होगी। तो ये दोनों इनवर्स रिलेशन है। यहाँ डायरेक्ट करंट अगर आप इंडक्टर सर्किट में लगाओ तो वो अपोजिशन देगा ही नहीं। हियर इफ F इज 0, XL इज 0, लेकिन यहाँ उल्टा है, F 0 तो XC इनफाइनाइट है। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों चीज भी इंपॉर्टेंट है। हर एक इंस्टेंट, हर एक चीज जो बोर्ड पे लिखी है वो इंपॉर्टेंट है। तो एक बार पहले कॉपी करो, उसके बाद पूरा रीड करो और बाय हार्ट करो। बाय हार्ट नहीं करोगे, इनफैक्ट सच बोलो तो थोड़ा समझने जैसा टॉपिक है। आपको इतना याद रखना, इंडक्टर सर्किट में कौन आगे है, कैपेसिटर सर्किट में कौन आगे। तो इंडक्टर सर्किट में वोल्टेज लीड्स, कैपेसिटर सर्किट में करंट लीड्स। ये तो सिंपल हो गया बेटा। उसके बाद इसमें रेजिस्टेंस का काम कौन करता है, इसमें रेजिस्टेंस का काम कौन करता है। उसके बाद पावर फैक्टर तो आपको पता ही बेटा cos phi होता है, तो फेज डिफरेंस याद है तो पावर फैक्टर तो चुटकियों का काम है। उसी तरह से आप एवरेज पावर भी निकाल सकते हो। एवरेज पावर का फॉर्मूला VRMS IRMS cos phi। तो ये सारी चीज एक के बाद एक लिंक में है। अगर आपको पूरा समझ में आया है तो जल्दी से अभी इसको कॉपी करें। Now moving ahead, next is LCR circuit. This is one of the most important section of AC circuits. तो ये एकदम ध्यान से सुनना, and I am sure कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो बेटा यहाँ पे हमने LCR मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर को तीनों को सीरीज में लगाया है विद आवर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है? तो यहाँ फिलहाल जो वोल्टेज है दैट इज V0 sin ओमेगा t। ठीक है? अब यहाँ पे सीरीज में है बेटा, तो तीनों के थ्रू जो करंट फ्लो होगी वो सेम होगी। तो इससे जो करंट सर्किट में फ्लो हो रही है उसका नाम हमने दिया I। जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है उसको हम VL नाम दे रहे हैं। जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है उसको हम VC नाम दे रहे हैं, और जो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है उसको हम VR नाम दे रहे हैं। अब सबसे पहले हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वही इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनना बेटा। अब करंट को हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे। जो कलर मैं यहाँ यूज करी वही कलर यहाँ यूज करती हूँ। तो मैंने लिया एक्स एक्सिस पे करंट, हमारे सर्किट से करंट I फ्लो हो रही है। अभी थोड़ा थोड़ा रेजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टर सर्किट को याद करो। रेजिस्टर सर्किट में मैंने आपको बोला था कि जो वोल्टेज और करंट है वो सेम फेज में है, ना कोई आगे ना कोई पीछे, दोनों हाथ में हाथ डाल के आराम से आए से साथ में चलते हैं। तो हमारा जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज VR, तो यहाँ पे मैं ले रही हूं VR। सो दिस इज माई VR। इतना समझा? करंट और VR दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इन द सेम फेज। ओके उसके बाद ये जो इंडक्टर वाला वोल्टेज है ये करंट से 90 डिग्री आगे होता है। तो अगर हमने लिया है करंट को एक्स एक्सिस पे, तो ये जो वोल्टेज है इसको हम लेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो मैंने ले लिया VL यहाँ पे।
उसके बाद नेक्स्ट VC जो होता है उसका जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री पीछे होता है। तो यहाँ पे हम VC को ले रहे हैं ऐसे। अब आपके दिल में कुछ तो सवाल आ रहा होगा, बस आपने VL इतना बड़ा ड्रॉ किया, VC इतना छोटा ड्रॉ किया, कोई बात नहीं बेटा, तेरी मर्जी। तो VC बड़ा ले ले। यहाँ पे हमने ऐसा मान लिया कि VL इज ग्रेटर देन VC। जरूरी नहीं आप VC इज ग्रेटर देन VL मान लो, वो भी मैं आपको बता दूंगी। अभी फिलहाल VL किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और VC किस डायरेक्शन है, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट लेते हैं तो मुझे कुछ इस तरफ आ रहा है, कौन सा कलर, ग्रीन कलर ले लेती हूँ, तो मुझे कुछ इस तरफ आ रहा है। सो दिस इज द रिजल्टेंट एंड दिस इज VL माइनस VC। तो अभी आप बिल्कुल इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करो। VR इज इन द पॉजिटिव X डायरेक्शन एंड VL माइनस VC इज इन द पॉजिटिव Y डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे। तो रिजल्टेंट के लिए आप ऐसा समझिए कि आप ये क्वाड्रिलैटरल, बिल्कुल वेक्टर्स में अपन कैसे करते हैं बेटा, इसको कंप्लीट कर दिया। सो दिस इज द नेट वोल्टेज V नेट। समझ में आया? लेट दिस एंगल, ये है फाई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा करंट है X एक्सिस पे और जो नेट वोल्टेज है वो करंट से आगे है। कितना आगे है, फाई आगे है। या आप ऐसा बोल सकते हो करंट हमारी नेट वोल्टेज से फाई पीछे है। तो यहाँ अगर मैं पहले करंट का इक्वेशन लिखने चाहूं तो हम लिखेंगे I इज I नॉट साइन, इसका फेज है ओमेगा टी, तो इसका हो जाएगा ओमेगा टी माइनस फाइव, बिकॉज वोल्टेज आगे है और करंट पीछे है। सो I इज I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब बेटा वेक्टर्स जैसे मैंने आपको बोला ट्रीट कर रहे हैं, तो ये Vn की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, बस ये तो कुछ बड़ी बात नहीं है। आप देख सकते हो बेटा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आप इसमें लिख सकते हो Vn इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC द होल स्क्वायर। कितना इजी है, ये वेक्टर बन गया, राइट ना। वेक्टर की जैसे ट्रीट कर दो फिलहाल, तो इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस अपन कैसे लिखते हैं बेटा, इट इज द अंडर रूट ऑफ स्क्वायर एंड द सम ऑफ द टू साइड्स। तो वही हो गया, ये VR हो गया, और ये क्या है अपना, दिस इज नथिंग बट दिस इज VL माइनस VC। तो VL माइनस VC का स्क्वायर। मिस ये तो आपने VL को बढ़ा लिया, अगर VC बड़ा होता कोई बात नहीं बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो अगर सपोज हम वो भी एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे मैं ले रही हूं करंट I, मैंने VR को यहां ही लिया बिकॉज आप सबको पता है अभी कि करंट और रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है। इस बार हम VL को छोटा लेंगे, ये मेरा VL हो गया और यहाँ पे नीचे हमारा VC आ गया। तो अब VL छोटा है, VC बड़ा है, तो कोई बात नहीं, अब हम VC में से VL को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमको ये मिला इस तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये आ रहा है VC माइनस VL। तो अभी इसको क्वाड्रिलैटरल कंप्लीट कर दो, तो ये हमारा रिजल्टेंट इधर आ गया एंड दिस इज नथिंग बट VN, ये हमारा एंगल फाई हो गया। तो अब हमारा करंट नेट वोल्टेज से आगे है, तो अभी अगर मैं करंट की इक्वेशन लिखूंगी तो ये हो जाएगी I इज I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। कोई बात नहीं ना, या तो करंट आगे हो सकती है, करंट पीछे हो सकती है। तो इस केस में करंट हमारी फाई पीछे थी और इस केस में करंट हमारी फाई आगे है। बस इसमें नेट वोल्टेज निकालना, कोई बात नहीं बेटा, इसमें नेट वोल्टेज निकाल लो। ये ट्रायंगल ले लो, दिस वन, इन दिस ट्रायंगल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा Vn इज अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का स्क्वायर। तो ये कितना इजी है। अगर बेटा तेरा VL बड़ा है तो VL माइनस VC कर दो, अगर आपका VC बड़ा है तो VC माइनस VL कर दो। इतना क्लियर हो गया? ओके, अब ये तो हमने फेजर डायग्राम बनाए वोल्टेज की। अभी मैं आपको जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके फेजर डायग्राम बनाती हूँ, उससे हमारी चीजें कितनी इजी हो जाएंगी ये देखना, बहुत इजी है वो भी। तो VR के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो कितना है बेटा, R, तो मैं उसको यहां ले रही हूं, दिस इज माई रेजिस्टेंस R। ओके मिस, उसके बाद
कैपेसिटर और इंडक्टर की बात है। इंडक्टर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होता है वो XL होता है। तो यहाँ पे खाली वोल्टेज की जगह भी आप रेजिस्टेंस का फेजर डायग्राम ड्रॉ करिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूं बेटा XL, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो अपना रेजिस्टेंस होता है वो होता है XC। बेसिकली दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया VC। वापस मैंने ऐसा मान लिया, VC नहीं सॉरी XC, हाँ बेटा वापस मैंने ऐसा मान लिया कि XL हमारा XC से बड़ा है, तो कोई बात नहीं बेटा, रिजल्टेंट यहां ले लेते ना, ये हो गया XL माइनस XC। अब क्या करना है मिस, कोई बात नहीं बेटा, अभी बस तू अपना क्वाड्रिलैटरल कंप्लीट कर। तो ये हो गया हमारा नेट रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम इम्पिडेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं Z के साथ। कितना इजी हो गया बेटा। जो हम लोगों ने फेजर डायग्राम वोल्टेज का ड्रॉ किया था, यहां हमने फेजर डायग्राम रेजिस्टेंस का ड्रॉ किया है, और ये एकदम इजी है। जैसे आपको पता है करंट और VR सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो इसको मैंने R को इसी डायरेक्शन में ले लिया। फिर आपको पता है जो VL है वो करंट से 90 डिग्री आगे, इसके लिए हमारा XL R से 90 डिग्री आगे ले लिया, और हमारा जो VC था वो हमारे करंट से 90 डिग्री पीछे, इसके लिए XC नीचे आ गया। इन शॉर्ट सिंपल बोलूं, क्या आप इस VR को I इंटू R लिख सकते हो, इस VL को I इंटू XL लिख सकते हो, इस VC को I इंटू XC लिख सकते हो। तो I हटा दिया मैंने, सिर्फ रेजिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ किया। अब वापस ये जो एंगल यहां मिल रहा है, दिस एंगल विल बी ऑब्वियसली सेम, ये फाई हमारा आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूं tan फाई। तो tan फाई अगर आप यहां से लिखो, यहां से, तो tan फाई क्या होगा बेटा, तेरा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, सो दैट विल बी VL माइनस VC बाय R, या तो VC माइनस VL बाय R। उसमें कुछ बड़ी तोप बात नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। VL बड़ा होगा तो VL माइनस VC लिखेंगे, VC बड़ा होगा तो VC माइनस VL लिखेंगे, ओके। उसके बाद अगर मैं रेजिस्टेंस के टर्म्स में इसी को लिखूं तो बेटा tan फाई क्या हो जाएगा, दैट इज XL माइनस XC। tan फाई इज ऑपोजिट, दिस इज ऑपोजिट इज व्हाट, XL माइनस XC, एंड दिस इज दी adjacent is what, this is R, तो XL माइनस XC by R। तो यहाँ पे मैंने tan फाई आपको वोल्टेज के टर्म्स में भी लिख के बताया, और आपको रेजिस्टेंस के टर्म्स में भी लिख के बताया। नेक्स्ट बात करते हैं पावर फैक्टर, दैट इज cos फाई। cos फाई, यहाँ पे आप वापस ये ट्रायंगल कंसिडर करो, इस ट्रायंगल में cos फाई क्या होगा, दैट इज adjacent अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो adjacent क्या है, VR, और हाइपोटेन्यूज क्या है, VN। तो ये हो जाएगा VR बाय VN। अगर इसी को आप रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिखोगे तो ये हो जाएगा R बाय Z। ओ मैं आपको Z तो लिखना है भूल ही गए बेटा, Z भी एकदम इजी है। Z क्या होगा, वापस जैसा अपन ने कैसे नेट वोल्टेज निकाला, उसी तरह से हम नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, जिसको हम इम्पिडेंस बोलते हैं, जो हमारा Z है। तो वापस ये ट्रायंगल कंसिडर करो, इसमें पाइथागोरस लगा दो, क्या बड़ी क्या बात है बेटा, एकदम इजी है। इसको एक बार आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। अगर XC बड़ा होगा तो Z हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL द होल स्क्वायर। अभी XL की वैल्यू आप सबको पता है ओमेगा L होती है, XC की वैल्यू 1 बाय ओमेगा C होती है। तो बुक में ये बड़ा बड़ा फॉर्मूलाज लिख के देते हैं, तो क्या जरूरत है भाई, क्या जरूरत है, आप कर सकते हो ना। XL को ओमेगा L लिख दो, XC को 1 बाय ओमेगा C लिख दो, हो गया। इसमें क्या बड़ी बात है, ओमेगा को 2 पाई F लिखते हैं, फिर बच्चे सारे फॉर्मूलाज रट्टा करते जाते हैं। यहाँ कुछ भी रट्टा नहीं करना है। आपको पहले वाले LCR सर्किट समझ में आए थे, अब यहाँ कॉम्बिनेशन है। सीरीज में क्या सेम होता है, करंट, और सबके अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग होगा। वापस सुनते हैं, करंट और VR सेम डायरेक्शन में है, तो हमने दोनों को एक्स एक्सिस पे ले लिया। जो हमारा इंडक्टर का वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री आगे होता है, इसलिए उसको पॉजिटिव Y पे लिया। जो हमारा कैपेसिटर का वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री पीछे होता है, वो हमने नेगेटिव Y एक्सिस में लिया। बस ये ही चीज आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी तो मैंने आपको बोला VL ऊपर VC नीचे, तो VL माइनस VC, और फिर आपको ट्रायंगल बनाना आएगा ना बेटा। क्वाड्रिलैटरल अपन ने खत्म किया, ये हमारा रिजल्टेंट है, एंड दिस इज दी फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट।
यहाँ पे हम लोग खाली उसी चीज को रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिख दिया। अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ रही है तो आगे के सर्किट्स आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल होने वाले हैं। अब मैंने tan phi और cos phi बता दिया, वो दोनों भी बहुत इजी है। आप चाहो तो वोल्टेज के टर्म्स में लिखो, आप चाहो तो रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिखो। व्हाट इज द XL? इट इज कॉल्ड एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। XC, it is capacitive reactance. And what is this Z? This Z is the net resistance of this LCR circuit. इसको हम impedance बोलते हैं। याद रखेंगे, नए वर्ड्स हैं बट भूलना मत, सब जगह लिख लेना। Z is what? It is impedance. Let me write here. Here Z is impedance. XL is inductive reactance, XC is capacitive reactance. तो tan phi का हमारा वोल्टेज के टर्म्स में फॉर्मूला और ये हमारा रेजिस्टेंस के टर्म्स में फॉर्मूला। अगर आपको ये डायग्राम बनाने आ गए तो आप tan phi cos phi तो लिख ही सकते हो। तो यहाँ पे cos phi हो गया VR by VN, दैट इज R by Z। कैसे आया मिस? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। और ये हमारा Z कैसे निकाला? वापस पाइथागोरस लगा दिया। अभी इस सर्किट में आपको पावर निकालना है। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या है बेटा अपना? V नॉट I नॉट बाई 2 इंटू cos phi। ठीक है, या तो फिर VRMS IRMS, P एवरेज इज VRMS IRMS cos phi। एक काम करते हैं, बहुत खिचड़ी हो रही है, पहले आप लोग इतना कॉपी करिए, इसके बाद आगे का अपन कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट राइट दिस डाउन। ओके, तो अभी जो हम लोगों ने LCR सर्किट देखा उसके हम एवरेज पावर की बात कर रहे हैं। एवरेज पावर का आप सबको फॉर्मूला पता है, होता है IRMS VRMS cos phi। तो सबसे पहले फॉर्मूला मैंने वही लिखा है, उसके बाद IRMS एज इट इज लिख दिया, VRMS एज इट इज लिख दिया। cos phi क्या होता है? R by Z। आपको अभी जस्ट मैंने बताया है, अगर हम cos phi चाहे तो हम वोल्टेज के जो हमारा फेजर डायग्राम था वहां से भी निकाल सकते हैं, और जो रेजिस्टेंस वाला फेजर डायग्राम था वहां से भी निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस वाले फेजर डायग्राम से मैंने cos phi की वैल्यू लिखी एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज R by Z। अब बेटा क्या किया, ये VRMS की जगह हम IRMS इंटू Z लिख सकते हैं, दैट इज करंट इंटू नेट रेजिस्टेंस। और इस सर्किट में नेट रेजिस्टेंस कौन होता है? इम्पिडेंस, दैट इज Z। तो वही लिखा IRMS इंटू Z। ये Z और Z कैंसिल हो गए, तो यहां से मुझे P एवरेज का फॉर्मूला मिल रहा है I स्क्वायर RMS बाई R, सॉरी इंटू R, I स्क्वायर RMS इंटू R। तो दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, ये भी फॉर्मूला दोनों भी इंपॉर्टेंट है। यही क्यों लिखना था? क्या हम IRMS की जगह VRMS बाय Z नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे। तो इसकी वजह से मैंने ये जो IRMS है इसकी जगह VRMS, यानी ये वाला IRMS, इसकी जगह मैंने VRMS बाय Z डाल दिया। ये VRMS एज इट इज लिखा और cos phi की वैल्यू R by Z। यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ये दोनों का हो गया स्क्वायर, V स्क्वायर RMS अपॉन Z स्क्वायर इंटू R, या तो V स्क्वायर RMS इंटू R बाई Z स्क्वायर। तो ये P एवरेज का चौथा फॉर्मूला। ये तो बेसिक फॉर्मूला, cos phi की जगह R by Z, या तो I स्क्वायर RMS इंटू R, या तो फिर V स्क्वायर RMS R बाई Z स्क्वायर। ओके, उसके बाद नाउ वी आर मूविंग अहेड टू अ स्पेशल केस दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। रेजोनेंस के टाइम पे क्या होता है, जो VL और VC की वैल्यू है वो बिल्कुल सेम हो जाती है। मतलब वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर बिकम्स इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो यानी हमने लिखा VR, आपको पता है मैंने भाई फेजर डायग्राम ड्रॉ किए हैं। करंट हमारा एक्स एक्सिस पे है, VR हमारा एक्स एक्सिस पे है। VR और VC हमारे दोनों सेम हो गए। अब आपको एक चीज तो पता है कि सीरीज में करंट हमेशा सेम होता है, तो क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं एट रेजोनेंस XL इज इक्वल्स टू XC? बिल्कुल। At resonance, voltages are also same across the inductor and capacitor, as well as the resistance across the inductor and capacitor are also same. तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस का डायग्राम ड्रॉ किया है। अगेन R on the positive x axis and XL और XC हमारे बिल्कुल सेम हो गए। अब बेटा हमारे नेट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC द होल स्क्वायर, या VC माइनस VL द होल स्क्वायर। बट ये दोनों तो बराबर है, तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो गया। तो हमारा नेट वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ VR आ रहा है। So in this case, this is important. The net voltage is only across the resistance. Okay, in this circuit,
बिहेव लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट। भले ही इसमें तीनों चीजें हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, बट इंडक्टर और वोल्टेज के वोल्टेजेस सेम हो गए, रेजिस्टेंस सेम हो गए, इसकी वजह से वो दोनों ने ही एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, वो दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। अब हमारे सर्किट में तीनों होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किट कंसिडर करेंगे, दैट इज अ रेजिस्टिव सर्किट। ओके, Z की बात करें तो Z का फॉर्मूला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर, एंड एक्सएल एंड एक्सी आर इक्वल, तो Z इज इक्वल्स टू R। दिस इज द मिनिमम रेजिस्टेंस। LCR सर्किट की मिनिमम रेजिस्टेंस R होगी, उससे कम नहीं हो सकती। अगर रेजिस्टेंस मिनिमम है तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो आगे मैंने वही लिखा है, करंट इज मैक्सिमम। So here there is the minimum resistance, और आपको जैसा पता है इस केस में cos phi का हमारा जो फॉर्मूला है वो R by Z होता है, और R और Z दोनों इक्वल है, तो cos phi हमारा 1 हो गया। या आप ऐसे भी बोल सकते हो बेटा, रेजिस्टिव सर्किट अगर ये है तो रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ चलते हैं, ना कोई आगे ना कोई पीछे, तो phi हमारा 0 होता है, तो इसके लिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है। जैसे आपको समझ जाए वैसे आप याद रख सकते हो। उसके बाद P एवरेज इज VRMS IRMS, cos phi हमारा 1 हो गया, या तो लिख सकते हो V0 I0 by 2, और भी कुछ टर्म्स में लिख सकते हो। हाँ, ये जो मैंने आपको बताया ये भी तो आप लिख ही सकते हो ना, I स्क्वायर RMS इंटू R, या तो फिर V स्क्वायर RMS R by Z स्क्वायर, Z स्क्वायर इज R स्क्वायर, तो एक R कैंसिल हो जाएगा, तो V स्क्वायर RMS by R। ठीक है, ये भी आप लिख लेना। मैं यहाँ लिख दूं क्या, यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, चलो, तो ये हो गया V स्क्वायर RMS बाय R, या तो आप लिख सकते हो I स्क्वायर RMS इंटू R। ओके, तो उसके बाद मैंने लिखा करंट यहाँ पे मैक्सिमम होगी। और पीक वैल्यू की बात करें, सो दैट इज V0 बाय R एंड IRMS इज VRMS बाय R। एक्चुअली Z है, बट Z और R इक्वल हो गए हैं, इसके लिए हमने ये लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब ये एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी पे ही होगा, ये कोई भी फ्रीक्वेंसी पे नहीं होता है। जैसे मैंने हमने लिखा है XL इज XC, XL का फॉर्मूला सबको पता है ओमेगा L, और XC का फॉर्मूला 1 by ओमेगा C। बेटा ओमेगा को ये साइड ले जाओ और L को वो साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज 1 by LC, सो ओमेगा इज अंडर रूट 1 by LC। तो ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 by F, दैट इज फ्रीक्वेंसी F, N बोल दो, F बोल दो, न्यू बोल दो, सब फ्रीक्वेंसीज के ही सिंबल है, मैंने FR यूज किया है, सो 2 by FR, सो 2 पाई नीचे चला गया, तो फ्रीक्वेंसी आ गई, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 1 by 2 पाई रूट LC। मतलब जब हमारी फ्रीक्वेंसी इसके बराबर होगी तब हमारे सर्किट में रेजोनेंस आएगा, मतलब तब VL और VC की वैल्यू सेम आएगी, तब XL और XC की वैल्यू सेम आएगी, तब हमारा रेजिस्टेंस मिनिमम होगा एंड करंट विल बी मैक्सिमम। समझ में, ये इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1 by 2 पाई रूट LC। पूरा समझ में आ गया, चलिए कॉपी कर लीजिए। नाउ मूविंग अहेड, हमने अभी जो LCR सर्किट देखा उसकी दो चीजें रह गई हैं, उसमें पहला है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंडविड्थ और दूसरा है क्वालिटी फैक्टर। एग्जाम्स के लिए इन दोनों चीजों से जो जो चीजें पूछ सकते हैं वो मैं आपको पूरा करा दूंगी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगी ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, लेकिन जो जो एग्जाम में लगेगा दैट विल बी क्लियर। ठीक है, तो जैसा हमको अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है बेटा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के टाइम पे जो हमारा करंट होता है वो मैक्सिमम होता है और जो रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है। तो यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया है जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे ओमेगा लिया है और वाई एक्सिस पे पावर लिया है। तो हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे ओमेगा चेंज हो रहा है हमारा पावर इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, मैक्सिमम हो जाता है। कौन सी फ्रीक्वेंसी पे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे पावर मैक्सिमम है। फिर वापस अगर हम ओमेगा इंक्रीज करते जाते हैं तो ये पावर धीरे 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 कम होते जाता है। सो एट रेजोनेंट द पावर इज मैक्सिमम, दैट इज P max, और आपको ये भी पता है करंट भी वो टाइम पे मैक्सिमम होती है।
अब यहाँ पहले हम बैंडविड्थ डिफाइन करें। बैंडविड्थ क्या चीज है बेटा? यहाँ पे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 वो फ्रीक्वेंसीज हैं जहां पे हमारा जो पावर है वो मैक्सिमम का आधा होगा। मतलब ओमेगा 1 पे भी हमारा पावर मैक्सिमम का आधा होगा और ओमेगा 2 पे भी हमारा पावर मैक्सिमम का आधा होगा। मैं करंट की बात करूं तो ये दोनों जगह पे जो करंट होगी वो मैक्सिमम मतलब दैट इज I0/√2 इसके बराबर होगी। तो मैंने लिखा है करंट एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, इन दोनों को हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। क्यों ऐसा? बिकॉज आप देख सकते हो ना ये मैक्सिमम पावर का आधा हो गया है, इसके लिए ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर कॉल्ड द हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और वो टाइम पे जो करंट होगी वो हमारी मैक्सिमम की √2 होगी, मतलब I0/√2 एंड दैट इज 0.707 I0। सो ओमेगा 1 इज द लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और ये टाइम पे हमारा सर्किट कैपेसिटिव सर्किट होता है, और ओमेगा 2 इज द अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये वाला, यहाँ पे हमारा सर्किट इंडक्टिव होता है, ठीक है। अब ये जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ये जो है इसी को हम बैंडविड्थ बोलते हैं। सो बैंडविड्थ को हम डेल्टा ओमेगा से डिनोट करते हैं, दैट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, या तो इसी की वैल्यू R/L होती है। वो प्रूफ में नहीं जाएंगे, फिलहाल सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखेंगे। सो व्हाट इज बैंडविड्थ? बैंडविड्थ इज दिस थिकनेस, इसको हम डेल्टा ओमेगा बोलते हैं, एंड दैट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 विच इज R/L। नाउ नेक्स्ट इज क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर ये होता है कि जितनी कम आपकी बैंडविड्थ होगी उतनी ज्यादा आपका ये जो पावर है वो मैक्सिमम होगा, उतना ज्यादा शार्प होगा। सो बेसिकली क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से हमने क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला लिखा है, दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ, दैट इज डेल्टा ओमेगा। सो ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा का फॉर्मूला बेटा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, आपको याद करने हैं। क्वालिटी फैक्टर को या तो आप लिख सकते हो VL और VC अपॉन VR और VZ, बिकॉज आपको पता है ना ये रेजोनेंस की टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो जब रेजोनेंस होता है तब VL और VC दोनों बराबर होते हैं और VR और VZ भी बराबर होते हैं। तो आप VL/VR लिखो या VL/VZ लिखो या VC/VR लिखो या VC/VZ लिखो, एक ही चीज है। अभी VL की जगह हम लिख सकते हैं I ओमेगा नॉट L और VR की जगह हम लिख सकते हैं I इंटू R। तो I और I कट गया तो ये बच गया ओमेगा नॉट L/R। उसी तरह से VC की जगह आप लिख सकते हो 1/ओमेगा नॉट C इंटू I और VR की जगह लिख सकते हो I इंटू R। I कट गया तो ये आ गया 1/ओमेगा नॉट CR। ठीक है, ये दोनों भी आपको समझ में आ गया कैसे लिखा है हम लोगों ने। खाली VL और VR की वैल्यू ने सब्सटीट्यूशन किया और कुछ नहीं। अगर आप चाहो तो इस ओमेगा नॉट की जगह 1/√LC सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आपको फॉर्मूला आ जाएगा 1/R √LC। आप चाहो तो यहाँ या यहाँ दोनों में से किसी भी जगह ओमेगा नॉट की जगह 1/√LC सब्सटीट्यूट करके देख लेना, आपको यही फॉर्मूला आएगा। ये सारे फॉर्मूलाज आपको थरली याद होने चाहिए। ठीक है, अब हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैंने आपको 3 ग्राफ दिखाए बेटा, पहला पिंक कलर, फिर येलो एंड देन ऑरेंज। तो आप देख सकते हो पिंक वाले का बैंडविड्थ सबसे ज्यादा छोटा है, उसके बाद येलो का एंड देन ऑरेंज। तो जिसका बैंडविड्थ छोटा उसकी क्वालिटी ज्यादा। तो इसका हमने लिखा है क्वालिटी ऑफ 3 इज ग्रेटर देन क्वालिटी ऑफ 2। यहाँ थोड़ा सा चौक के कलर में मिस्टेक हो गया, Q2 डोंट गो विद द कलर ऑफ द चौक। मैं जनरली लिख देती क्वालिटी ऑफ 3 इज ग्रेटर देन क्वालिटी ऑफ 2 एंड दैट इज ग्रेटर देन क्वालिटी ऑफ 1। ठीक है, और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है बेटा। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस 1 का होगा, उसके बाद 2 का होगा और उसके बाद 3 का होगा। ठीक है, ये पूरी चीज समझ में आ गई। जितना मैंने बताया है उतना ही करो, उससे ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश मत करना। टाइम अभी कम है, अगर आपको पहले से आता है तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज डोंट गो इन मच डिटेल, क्यों आ रहा है क्या आ रहा है वो सब अभी फिलहाल जानने का टाइम नहीं है। जितना मैं बता रही हूँ उतना अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये पूरा कॉपी। नाउ मूविंग अहेड, इसके पहले हम देख चुके हैं LCR तीनों एक साथ। अभी हम एक साथ दो ही लगाएंगे। जैसे पहले वाले सर्किट में हमने रेजिस्टेंस और इंडक्टर लगाया है, दूसरे वाले सर्किट में हमने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगाया है, और तीसरे वाले सर्किट में हमने इंडक्टर और कैपेसिटर लगाया है। ठीक है, ये तीनों मैंने एक साथ इसके लिए लिखे हैं ताकि आप यहीं पे कंपेयर कर लो। जैसे
पहले हमने एल सी आर एक साथ देखे थे तो हम कंपेयर कर सकते थे, यहाँ इसी तरह से हम कंपेयर कर लेंगे। और जैसा आपको एल सी आर सीरीज सर्किट पूरा अच्छे से समझ में आया, तो ये तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये उसी के सेक्शन आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो, पहले है इंडक्टर, ये सीरीज में लगाए हैं तो ऑब्वियसली करंट दोनों में सेम होगा। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज VL, रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज VR। ये जो वोल्टेज लगाया है दिस इज V नॉट साइन ओमेगा t। अभी VR करंट, अगर करंट मैं एक्स एक्सिस पे लूंगी तो VR ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे होगा, और जो इंडक्टर का वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री आगे, इसके लिए VL ऊपर आया। तो यहाँ VR और पॉजिटिव y एक्सिस में VL, हमने ऐसा बोल सकते हो रेक्टेंगल कंप्लीट किया या क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट किया, और हमने नेट ड्रॉ किया, नेट वेक्टर्स जैसे, बिल्कुल। तो ये हमारा फाई आ गया। तो VL इज IXL, VR इज IR। नेट वोल्टेज पाइथागोरस लगा के VN इज अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, ये भी VL ही होगा। उसके बाद इसी तरह से जैसे हमने वोल्टेज का फेजर डायग्राम ड्रॉ किया, हमने रेजिस्टेंस का ड्रॉ किया, R ऑन दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड XL ऑन दी पॉजिटिव y एक्सिस। हमने क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट किया, रिजल्टेंट ड्रॉ किया, और यहाँ पे वापस फाई लिखा, और ये Z है। तो tan फाई क्या होगा? tan फाई इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, दैट इज XL बाय R, या तो VL बाय VR। या तो cos फाई की बात करें, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज R बाय Z, या तो VR बाय VL। दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज द फेजर डायग्राम। अगर आप फेजर डायग्राम ड्रॉ कर पा रहे हो तो आपके लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है। Z निकालना कुछ बड़ी बात नहीं है, पाइथागोरस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। इसमें आप देख सकते हो कि हमारी जो करंट है वो Vn से 5 फेज पीछे है, तो हमने लिखा I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। एवरेज पावर का वही फॉर्मूला जो अपन पहले करते आए, P एवरेज इज VRMS IRMS cos फाई। cos फाई अभी आपको निकालना मैंने बता दिया, R बाई Z हो जाएगा, या तो फिर VR बाई VN, बट देखा जाए तो यही वाला हम ज्यादा यूज करेंगे। इसमें वोल्टेज करंट से आगे है, कितना 5। उसके बाद नेक्स्ट सर्किट इज RC सर्किट, मतलब हमारे पास यहाँ रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है। वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज VR, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस इज VC, एंड दोनों सीरीज में लगे हैं तो करंट सेम होगी। तो I और VR हमेशा साथ साथ चलते हैं, तो यहाँ पे भी दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखे हैं। VC जो है वो उसका जो वोल्टेज है, मतलब VC इज बिहाइंड करंट 90 डिग्री, तो VC हमने नेगेटिव Y में ड्रॉ किया। देखो एक ही चीज मैं बार बार बोल रही हूँ, तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में जाके बैठ जाएगी। तो यहीं पे एक ही चीज मैं कम से कम 4 से 5 बार आपको बोल चुकी हूँ, और अगर आप इसके बाद एक और बार या 2 बार रिवाइज कर लेते हैं, तो वी आर डन विद द चैप्टर। ठीक है बेटा, तो VC आएगा IXC, जिसको आप 1 बाय ओमेगा सी, I बाय ओमेगा सी लिख सकते हैं, XC इज 1 बाय ओमेगा सी। VR इज I इंटू आर, नेट वोल्टेज इज अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। ये रेजिस्टेंस के हमारा ग्राफ, इधर एक्स एक्सिस में R, यहाँ XC, रिजल्टेंट निकाला, Z आ गया, तो tan फाई हो जाएगा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, दैट इज XC बाय R, या तो फिर VC बाय VR। cos फाई हो जाएगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज R बाय Z, या तो फिर VR बाय VN। Z निकालना कुछ बड़ी बात नहीं है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा करंट वोल्टेज से आगे, करंट यहाँ है और नेट वोल्टेज यहाँ है, तो इसके लिए प्लस 5 आ गया, तो मैंने लिखा हियर करंट लीड्स। उसके बाद नेक्स्ट इज LC सर्किट, यहाँ पे करंट हमारा एक्स एक्सिस में है, VL करंट से 90 डिग्री आगे है, इसके लिए वो ऊपर, और VC हमारा करंट से 90 डिग्री पीछे है, इसके लिए वो नीचे। रिजल्टेंट आएगा आपका VL माइनस VC, तो VL इज IXL, VC इज IXC, नेट वोल्टेज इज VL माइनस VC। ये सिंपल है, बिकॉज VL ऊपर है VC नीचे है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 180, तो VL माइनस VC कर दो, या तो फिर VC माइनस VL भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। सिमिलरली नेट रेजिस्टेंस इज XL माइनस XC, या तो फिर XC माइनस XL, वापस दोनों हो सकते हैं। यहाँ जो हमारी करंट है, या तो वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होगी या फिर 90 डिग्री आगे होगी, तो हमने लिखा है I इज I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, या तो फिर माइनस पाई बाई 2। और बेटा कॉस फेज डिफरेंस 90 का है ना, तो फाई इज बेसिकली 90, फेज डिफरेंस आपका 90 आ रहा है, कॉस फाई 0, मतलब जो एवरेज पावर होता है
वो भी हमारा जीरो ही आएगा। मींस ये वाला जो सर्किट है एलसी सर्किट, ये कुछ भी पावर डिसिपेट नहीं करता है। यहां दोनों जगह पावर डिसिपेशन होगा बेटा, जब जब रेजिस्टेंस होता है तब तक पावर डिसिपेट होता ही है, और मेन रीजन पावर डिसिपेशन का रेजिस्टेंस ही है। जो इंडक्टर है और जो कैपेसिटर है वो बिल्कुल भी पावर डिसिपेट नहीं करते, तो यहाँ तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, सो द पावर डिसिपेशन इज जीरो। एंड लास्ट हमने लिखा है ईदर करंट और वोल्टेज लीड, हम नहीं बता सकते, वो डिपेंड करता है VL बड़ा है कि VC बड़ा है। अगर VL बड़ा होगा तो वोल्टेज लीड्स करंट, अगर VC बड़ा होगा देन करंट लीड्स वोल्टेज। ठीक है, ये तीनों चीज मैंने बहुत सारा पूरा बोर्ड भर दिया है, आपको काफी सारा लिखने के लिए है, लेकिन अगर आप सच में देखेंगे तो वही चीज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगर आप फेजर डायग्राम समझ गए हैं तो कुछ बड़ी बात नहीं है बेटा। आपको देखा जाए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के नेट वोल्टेज निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से आपका इम्पिडेंस मतलब Z निकालना है, उसके बाद cos फाई और tan फाई, तो वही चीज है। लेकिन इसको ऐसा बच्चे देखते इतने सारे फॉर्मूलाज बाय हार्ट करते रहते, याद करते रहते, और कुछ समझ नहीं आता, मिक्सचर हो जाता है ना, सब कंफ्यूज हो जाता है, समझ में नहीं आएगा तो वही होगा। बट अब आपको नहीं होगा बिकॉज आपको फेजर डायग्राम बनाना आ चुका है। ठीक है, चलिए जल्दी से ये पूरा अच्छी तरह से गुड हैंडराइटिंग में आप कॉपी कर लीजिए। मूविंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर। इसमें बेसिक कुछ छोटी छोटी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं जो कभी एकदम सडनली MCQ के लिए आ गई तो हमको वो पता होनी चाहिए। इसमें से ये वाला जो पार्ट है वॉटलेस करंट, इससे अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। अब पहला वॉटलेस करंट। बेटा अगर सपोज सर्किट में रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो मैंने आपको पहले ही बताया है अगर सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं होता है तो पावर जीरो होता है, बिकॉज देयर इज नो डिसिपेशन। तो यहाँ पे वही लिखा है, इफ रेजिस्टेंस इज जीरो cos phi is zero means average power is zero, so power consumed is zero, such a circuit is called whatless circuit and the current is called as whatless current। समझ में आ रहा है बेटा? यानी अगर जहाँ पे रेजिस्टेंस है ही नहीं तो वहां पे हमारा एवरेज पावर जीरो होगा, तो ऐसे सर्किट को हम वॉटलेस सर्किट बोलेंगे, और वहां से जो करंट फ्लो होती है उसको हम वॉटलेस करंट बोलेंगे। उसके बाद या तो आप ऐसे समझ लो, कंपोनेंट ऑफ करंट व्हिच डू नॉट कंट्रीब्यूट टू पावर डिसिपेशन। जैसे इसका क्या मतलब है बेटा, सपोज I हमारा इस डायरेक्शन में है और वोल्टेज हमारा कुछ इस डायरेक्शन में है, और इन दोनों के बीच में जो फेज का डिफरेंस है वो फाई है। तो आपको I के दो कंपोनेंट करने हैं, एक तो वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के अलोंग हो और एक वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के परपेंडिकुलर हो। तो I का एक कंपोनेंट वोल्टेज के अलोंग है I cos phi और दूसरा कंपोनेंट है I sin phi। नाउ दिस I sin phi is perpendicular to the voltage, so this is that whatless current। ये जो करंट है ये पावर डिसिपेशन में कुछ भी रोल प्ले नहीं करती। जितना भी पावर डिसिपेट होता है वो इसकी वजह से, ये वो विलन है जो पावर को डिसिपेट कराती है, और ये वाली जो करंट है बहुत अच्छी करंट है, ये थोड़ा भी पावर डिसिपेट नहीं कराती। सो दिस इज आवर वॉटलेस करंट। समझ में आया आपको? देखो वही लिखा है, कंपोनेंट ऑफ करंट व्हिच डू नॉट कंट्रीब्यूट टू पावर डिसिपेशन। तो कौन सा करंट का वो कंपोनेंट है जो पावर डिसिपेट नहीं करा रहा है? I sin phi, so this is our whatless current। अब ये जो वॉटलेस करंट है इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसकी RMS वैल्यू क्या होगी? सो एम्पलीट्यूड इज I नॉट sin phi। आप सबको पता है मैक्सिमम वैल्यू करंट की I नॉट होती है, तो यहाँ I नॉट sin phi है, और RMS वैल्यू इज I RMS sin phi, एंड I RMS इज नथिंग बट I नॉट बाय रूट 2, तो ये हो गया I नॉट बाय रूट 2 sin phi। तो इस पर डायरेक्ट MCQ आता है, भूलना नहीं है। हर एक चीज जो मैं आपको बताती हूँ आपको पूरी तरह से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इज चोक कॉइल। चोक कॉइल कुछ बड़ी चीज नहीं है। चोक कॉइल एक आप ऐसा बोल सकते हो जैसा LR सर्किट, जिसमें L बहुत ज्यादा होता है और जिसके R की वैल्यू कम होती है। सो चोक कॉइल इज सच अ सर्किट व्हिच इज हैविंग हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, ताकि यहाँ पावर का लॉस कम हो सके। सो एन आइडियल कॉइल या आइडियल चोक कॉइल की बात करूंगी तो उसका रेजिस्टेंस जीरो होगा और उसका एवरेज पावर डिसिपेशन जीरो होगा, बट दिस इज नॉट अ ट्रू थिंग, दिस इज एन आइडियल केस जैसा मैंने आपको बताया। ओके
उसके बाद जो एसी होता है वो डीसी के कंपैरेटिवली मोर डेंजरस होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपका बॉडी से हम 220 वोल्ट का एसी भेजें और 220 वोल्ट का डीसी भेजें तो कौन सा ज्यादा डेंजरस है? तो 220 वोल्ट का एसी, इसका मतलब उसकी आईआरएमएस वैल्यू या वीआरएमएस वैल्यू दी गई है। सिंस इट इज 220 वोल्टेज तो ऑब्वियसली आपको वीआरएमएस दिया गया है, तो वीआरएमएस इज 220, मतलब उसकी पीक वैल्यू 220√2 होगी। समझ में आ रहा है? तो उसकी पीक वैल्यू 220√2 है, इसकी वजह से एसी ज्यादा डेंजरस है। हालांकि इस केस में डीसी में 220 कांस्टेंट चलेगा, 220 220 220 220, लेकिन एसी में क्या होगा, 0 से बढ़ बढ़ के 220√2 तक जाएगा, फिर धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो फॉर अ माइक्रो सेकेंड वो 220√2 तो गया, मीन्स दैट इज मोर वोल्टेज ना, तो इसकी वजह से मैंने लिखा है एसी इज मोर डेंजरस। नेक्स्ट इज एसी फ्लोज अलोंग द सर्फेस। जो डीसी होता है वो पूरे क्रॉस सेक्शन से जाता है, लेकिन एसी होता है वो सिर्फ सरफेस से पास होता है, बिकॉज इनसाइड देयर इज मोर रेजिस्टेंस। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, फिलहाल आप इतना याद रखो कि एसी सरफेस से ट्रैवल होता है, इसको हम स्किन इफेक्ट बोलते हैं, और डीसी पूरे क्रॉस सेक्शन से पास होता है। नेक्स्ट इज ससेप्टेंस। काफी बार बच्चों को ये वर्ड ही नहीं पता होते, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन में अटक जाते हैं। अब ससेप्टेंस इज नथिंग बट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, जैसे आपने बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ाई, उसका रेसिप्रोकल है। तो अगर इंडक्टिव ससेप्टेंस बोला मींस दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज 1/XL का उल्टा। और अगर कैपेसिटिव ससेप्टेंस बोला मींस इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इन शॉर्ट रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल है ये। तो अगर इंडक्टिव बोला तो 1/XL ले लेंगे, कैपेसिटिव बोला तो 1/XC ले लेंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इज एडमिटेंस। एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस। इम्पिडेंस इज Z, उसका अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो एडमिटेंस आ जाएगा। तो ये दोनों खाली दो वर्ड्स हैं, कभी कभी क्वेश्चन में दे सकते हैं, तो आप अटक ना जाओ, इसलिए मैंने ये आपके लिख दिया है। एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है, मैं बताया नहीं है तो अभी बता देती हूँ। बेटा कैपेसिटर है उसको हाई पास फिल्टर भी बोला जाता है, और जो अपना इंडक्टर है उसको लो पास फिल्टर बोला जाता है। कैपेसिटर को हाई पास फिल्टर और जो अपना इंडक्टर है उसको लो पास फिल्टर बोला जाता है। फाइनली वी आर डन विद द चैप्टर। एसी जो इतना बड़ा डरावना और खौफनाक जैसा चैप्टर है वो अब हमारा हो चुका है। अभी मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अभी आपका एक ही काम है कि आपको इसके नोट्स पूरी तरह से लिखने हैं, खुद ही लिखने, किसी को दे मत देना, बिकॉज जितनी बार आप लिखते हैं उतनी ज्यादा देर तक आपकी ब्रेन में ये रिटेन करता है। पता है ना, बचपन में हमको टीचर्स बार बार लिखने दे देती थी, कुछ आंसर्स हमारे रॉन्ग होते थे, राइट 5 टाइम्स, राइट 10 टाइम्स, और किसी टीचर को हमसे खुन्नस होगी तो भाई 50 टाइम्स लिखने दे देते थे। उससे क्या होता था, वो लिखने से आपके दिमाग में ज्यादा देर तक वो चीजें रहती थी। तो आप लोग को खाली ऐसा नहीं है कि मैंने अगर पीडीएफ आपको मिल गया है तो आप लिख नहीं रहे, नहीं, मेक श्योर कि यू योरसेल्फ इज राइटिंग, और जब आप लिखते हो तब आप उसको बार बार रीड करते जाइए, ठीक है। और जैसा मैं आपको बताती हूँ, एवरी 4 या 5 डेज के बाद जस्ट गिव इट अ ग्लांस एंड यू विल सी द फॉर्मूलाज आर थरो, एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर की तरह सारे फॉर्मूलाज याद रह जाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगले चैप्टर के मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।